आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। हम अक्सर दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों की आक्रामक रणनीतियां और देशों के बीच के जटिल भू राजनीतिक दांवपेच देखते हैं, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब असल में 2000 साल से भी पहले हमारे प्राचीन भारत में ही तय कर दिए गए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाणक्य की कूटनीति की, जिसे उन्होंने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में बहुत ही गहराई से समझाया है। ये प्राचीन भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नीतियों में से एक है। अर्थशास्त्र में चाणक्य का जो अंतिम लक्ष्य था वो बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल था। राज्य का हित सबसे ऊपर है। मतलब एक शासक का बस एक ही काम है, अपने राज्य को हर कीमत पर ताकतवर, सुरक्षित और समृद्ध बनाना। इसी एक अटल लक्ष्य के इर्द गिर्द उन्होंने अपनी पूरी कूटनीति का ताना बाना बुना था। इस कमाल की व्यवस्था को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, कूटनीति की बुनियाद। दूसरा, साम दाम दंड भेद का सिद्धांत। तीसरा, विदेश नीति और मंडल थियरी। चौथा, जासूसी तंत्र और यथार्थवाद। और आखिर में, आज के आधुनिक दौर में ये बातें कितनी लागू होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कूटनीति की नींव। आखिर वो क्या चीज़ है जो बुनियादी तौर पर किसी राज्य को कूटनीति करने की ताकत देती है? हवा में तो कूटनीति नहीं हो सकती ना। चाणक्य का साफ मानना था कि एक शक्तिशाली राज्य 4 मजबूत खंभों पर टिका होता है। एक ताकतवर सेना, भरपूर धन, एक बेहतरीन प्रशासन और सबसे अहम, जनता का समर्थन। अगर इनमें से एक भी खंभा कमजोर पड़ा तो आपकी सारी कूटनीतिक चालें धरी की धरी रह जाएंगी। बिना अंदरूनी ताकत के बाहर वालों पर प्रभाव नहीं डाला जा सकता। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे मशहूर हिस्से पर, साम दाम दंड और भेद। विरोधियों से निपटने का ये चाणक्य का सबसे अचूक तरीका माना जाता है। किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए ये रणनीति 4 कदम चलती है। सबसे पहले साम, यानी प्यार और शांति से बातचीत करके मामला सुलझाना। अगर बात ना बने तो दाम, यानी पैसा या कोई आर्थिक फायदा देकर सामने वाले को अपने पाले में लाना। फिर भी काम ना बने तो भेद, यानी दुश्मनों के बीच ही फूट डाल देना। और जब ये तीनों तरीके फेल हो जाएं, तब आखिर में आता है दंड, यानी ताकत और सेना का सीधा इस्तेमाल। तीसरे हिस्से पर चलते हैं, विदेश नीति और मंडल सिद्धांत। व्यक्तिगत दांव पेचों से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि उस जमाने में देशों के बीच रिश्ते और गठबंधन कैसे काम करते थे। यहाँ चाणक्य का मंडल सिद्धांत बहुत दिलचस्प है। उनका कहना था कि किसी भी राज्य का पड़ोसी अक्सर उसका स्वाभाविक दुश्मन होता है, क्योंकि सीमाओं को लेकर झगड़ा होना तो लगभग तय है। लेकिन उस दुश्मन का जो पड़ोसी है वो आपका बहुत अच्छा रणनीतिक दोस्त बन सकता है। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये शक्ति संतुलन का एक ऐसा नियम है जो सदियों से चला आ रहा है। अब दोस्त और दुश्मन के इस जटिल जाल को पार करने के लिए चाणक्य ने षाढ़गुण्य नीति दी। ये विदेश नीति और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का 6 आयामी सख्त ढांचा है। इसके पहले 3 नियम काफी प्रोएक्टिव हैं। एक शासक को बिल्कुल सटीक पता होना चाहिए कि फायदे के लिए कब संधि यानी समझौता करना है, अगर हालात खराब हों तो कब विग्रह यानी जंग का ऐलान करना है, और कब यान यानी हमले के लिए अपनी सेना को तैयार करना है। ये पूरी तरह से सही टाइमिंग और परिस्थिति को भांपने का खेल है। बाकी के 3 नियम रणनीतिक धैर्य के बारे में हैं। आसन, मतलब सही मौके का इंतजार करना। अगर आपका राज्य उस वक्त कमजोर है तो संश्रय अपनाना, यानी किसी ताकतवर देश की शरण लेना। और सबसे कूटनीतिक है द्वैधी भाव, यानी डबल गेम खेलना। एक तरफ एक राज्य से शांति बनाए रखना और उसी वक्त दूसरे के साथ युद्ध की नीति अपनाना। युद्ध को लेकर चाणक्य बेहद प्रैक्टिकल थे। उनका सीधा उसूल था कि बिना किसी ठोस वजह के कभी जंग मत लड़ो। अगर शांति से फायदा हो रहा है तो समझौता करना ही बेहतर है। हाँ, अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ना पड़े तो वो एकदम जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सीधे युद्ध से ज्यादा गुप्त युद्ध और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध पर बहुत जोर दिया, ताकि दुश्मन अंदर से ही खोखला हो जाए। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जासूसी तंत्र और यथार्थवाद। बाहर की दुनिया को तो संभाल लिया, लेकिन अपने ही घर में नियंत्रण रखना भी तो उतना ही जरूरी है। चाणक्य ने खुफिया जानकारी जुटाने के काम को एक पूरा संस्थागत सिस्टम बना दिया था। उन्होंने जासूसों को राज्य की आंख और कान कहा। कोई भी बात सरकार से छिप न सके, इसलिए उन्होंने समाज के हर कोने में साधु, व्यापारी और भिक्षु के रूप में अपने जासूसों का जाल बिछा दिया था। ये खुफिया नेटवर्क सुरक्षा की रीढ़ थे।
दुश्मन की अंदरूनी खबर लाना, अपने ही राज्य में रचे जा रहे षड्यंत्रों को पकड़ना, आम जनता का मूड भांपना और तो और अपने ही सरकारी अफसरों पर नजर रखना, ये सब जासूसों का काम था। इससे प्रशासन हमेशा गद्दारों और दुश्मनों से एक कदम आगे रहता था। ये पूरी निगरानी व्यवस्था एक बात बिल्कुल साफ करती है, चाणक्य आदर्शवाद से ज्यादा यथार्थवाद यानी प्रैक्टिकलिटी में यकीन रखते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि जैसे हालात बदलें, नीतियां भी बदलनी चाहिए। शासकों को नैतिकता के चक्रव्यूह में फंसकर राज्य का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर राज्य को बचाने के लिए बेहद कठोर और सख्त फैसले लेने पड़े तो बिल्कुल लेने चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, इतनी ज्यादा ताकत और इतने पेचीदा नियमों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए शासक का अपना चरित्र बहुत मजबूत होना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक एक राजा को बेहद समझदार, दूरदर्शी, अनुशासित, साहसी और तुरंत फैसले लेने में सक्षम होना चाहिए। कोई भी कमजोर या अनुशासनहीन इंसान इस पूरी व्यवस्था को चला ही नहीं सकता, वो बस तानाशाही में बदल जाएगी। और अब हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता। मौर्य साम्राज्य के उस प्राचीन काल से निकलकर जरा आज की 21वीं सदी की सच्चाई में आते हैं। अर्थशास्त्र में लिखी गई ये सारी बातें आज की मॉडर्न रियल पॉलिटिक्स का आधार हैं। आज के समय की ग्लोबल पॉलिटिक्स देख लीजिए, देशों के बीच के इंटरनेशनल रिश्ते, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के मैनेजमेंट के तरीके या फिर आधुनिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी। चाणक्य के नीतियां जैसे पावर बैलेंस, जासूसी और हालात के हिसाब से रणनीति बदलना आज भी उतनी ही सक्रिय रूप से इस्तेमाल हो रही हैं। तो इस विश्लेषण को समेटते हुए बस इतना सोचने का वक्त है कि पावर और कूटनीति के ये नियम वाकई कितने अमर हैं। चाणक्य का वो प्राचीन खाका आज भी इंसानी रणनीतियों को चला रहा है। आज की अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की सुर्खियों को देखिए या फिर कॉरपोरेट जगत के प्रतिस्पर्धात्मक माहौल को। क्या हम चाणक्य की इन रणनीतियों को अपने चारों तरफ हर रोज काम करते हुए नहीं देख रहे हैं? सोचिएगा जरूर।